प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर शिवशंकर व्यास, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ पीजी कॉलेज बीकानेर। आज एलएलबी फर्स्ट ईयर की क्लास में हम फिर से अपनी क्लास टॉपिक आगे शुरू करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि हम अपनी इस क्लास में पीछे एडवोकेट एनरोलमेंट प्रोसीजर की क्लास हम कर रहे हैं, टॉपिक की चर्चा कर रहे हैं। और इस टॉपिक में अभी तक हमने मीनिंग ऑफ टर्म ऑफ एडवोकेट यानी कि अधिवक्ता से क्या तात्पर्य है, एक व्यक्ति जो अधिवक्ता के रूप में नामांकित हो जाता है वह कहाँ कहाँ प्रैक्टिस कर सकता है, अधिवक्ता के अतिरिक्त क्या कोई अन्य व्यक्ति विधि व्यवसाय कर सकता है, इन सब बातों पर हमने अपनी पिछली क्लासों में चर्चा कर ली है। इसी क्रम में आज हम आगे शुरू कर रहे हैं कि एडवोकेट एनरोलमेंट से संबंधित जो हम एडवोकेट एक्ट 1961 के चैप्टर 3 में चर्चा कर रहे हैं, सेक्शन 16 से 28 के बीच में हम इन सब बातों की चर्चा कर रहे हैं, अधिवक्ता के प्रवेश और नामांकन से संबंधित प्रावधानों की। उसी क्रम में सेक्शन 16 की बात करें हम आज, तो सेक्शन 16 धारा 16 हमें ये बताती है कि अधिवक्ताओं के दो वर्ग होंगे, वरिष्ठ अधिवक्ता और अन्य अधिवक्ता, सीनियर एडवोकेट एंड अदर एडवोकेट। एडवोकेट एक्ट 1961 सेक्शन 16 क्लोज 1 अधिवक्ताओं के दो वर्ग बतलाता है, सीनियर एडवोकेट एंड अदर एडवोकेट। सेक्शन 16 क्लोज 2 क्या बता रहा है सीनियर एडवोकेट के बारे में कि अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय की ये राय है कि अधिवक्ता अपनी योग्यता, विधि व्यवसाय वर्ग में उसके योगदान, अनुभव के आधार पर ऐसे सम्मान को प्राप्त करने योग्य है, तो उसे उसकी सहमति से वरिष्ठ अधिवक्ता का पदनाम दिया जा सकेगा। सेक्शन 16 दो वर्ग कर रहा है, क्लासिफिकेशन कर रहा है कि अधिवक्ताओं के दो वर्ग होंगे, वरिष्ठ अधिवक्ता और अन्य अधिवक्ता, सीनियर एडवोकेट एंड अदर एडवोकेट। सेक्शन 16 क्लोज 2 सीनियर एडवोकेट कौन होगा उसके बारे में बता रहा है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की ये राय है कि कोई अधिवक्ता अपनी योग्यता, विधि व्यवसाय में योगदान, ज्ञान, अनुभव के आधार पर ऐसे सम्मान को प्राप्त करने का हकदार है, तो ऐसे अधिवक्ता की उसकी सहमति के आधार पर, इंपॉर्टेंट चीज क्या आ रही है, उसकी कंसेंट के साथ ही, उसकी सहमति के साथ ही क्या होगा, उसे सीनियर एडवोकेट का पद नाम दिया जा सकेगा। तो ये तो हो गई सीनियर एडवोकेट, और जो बच गया, ठीक है ना, वो हो गए अदर्स एडवोकेट, अन्य अधिवक्ता। ऐसे अधिवक्ता जिनका नाम वरिष्ठ अधिवक्ता नामावली में दर्ज नहीं है, यानी कि जो सीनियर एडवोकेट की लिस्ट में जिनका नाम नहीं है वह अदर्स एडवोकेट हो गए। तो सेक्शन 16 क्लोज 3 ये कहता है कि वरिष्ठ अधिवक्ता यानी कि 16(2) में जिसे वरिष्ठ अधिवक्ता पद नाम दिया जा चुका है, वरिष्ठ अधिवक्ता अपने विधि व्यवसाय के मामलों में ऐसे निबंधनों के अधीन होगा जिसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया समय समय पर विहित करे। यानी कि जो सीनियर एडवोकेट हो जाएगा वह अकॉर्डिंग टू सेक्शन 16 क्लोज 3 बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो रूल्स बनाएगी उनके अनुसार अपने विधि व्यवसाय को रेगुलेट होगा, उसके अनुसार वो अपने विधि व्यवसाय के अधीन होगा। फिर क्या बता रहा है साथ में कि परंतु जहां कोई ऐसा अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता जो 31 दिसंबर 1965 के पूर्व उस विधिक परिषद को जिसमें उसकी नामावली में नाम है और उसका नाम दर्ज किया गया है और आवेदन करता है कि वह वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में वो बना हुआ रहना नहीं चाहता, वहां विधिक परिषद उस आवेदन को मंजूर करते हुए तद अनुसार उसका नाम परिवर्तित कर देगी। तो निष्कर्ष क्या निकलता है इस सेक्शन से? सेक्शन 16 अधिवक्ताओं के दो वर्ग बताता है, सीनियर एडवोकेट एंड अदर एडवोकेट। सेक्शन 16 क्लोज 2 सीनियर एडवोकेट को बताता है, जिसका नाम सीनियर एडवोकेट एनरोलमेंट लिस्ट में नहीं है वो अदर एडवोकेट हो गया। जो सीनियर एडवोकेट हो जाएगा वो सेक्शन 16 क्लोज 3 बार काउंसिल जिस प्रकार की शर्तें तय करेगी उसके अनुसार अपना विधि व्यवसाय को करेगा, और
31 दिसंबर सन 1965 से पूर्व अगर किसी व्यक्ति का नाम विधिक परिषद में वरिष्ठ अधिवक्ता सीनियर एडवोकेट के रूप में दर्ज है और वह व्यक्ति अब अपना नाम इस रूप में रखना नहीं चाहता, तो वह उस राज्य विधिक परिषद में इस हेतु एक आवेदन करेगा और वह विधिक परिषद उस आवेदन को मंजूर करते हुए तद अनुसार उसके नाम में परिवर्तन कर देगी। इस सेक्शन 16 पे आपका क्वेश्चन बन गया कि 2 नंबर का एक क्वेश्चन बन गया कि अधिवक्ताओं के कितने वर्ग हैं। तो आपको लिखना होगा कि अधिवक्ताओं के 2 वर्ग हैं, सीनियर एडवोकेट एंड अदर एडवोकेट। ये 50 शब्द के लिए आपका आंसर बन गया। अब अगर यही प्रश्न 7 नंबर के लिए आ जाता है आपके पेपर पैटर्न के हिसाब से, तब आपको सेक्शन 16(1), 16(2) और 16 क्लोज 3 की पूरी डिटेल आपको देनी होगी कि 2 वर्ग हैं, किसे सीनियर कहेंगे, किसे अदर कहेंगे और वह किन शर्तों के अधीन अपने विधि व्यवसाय को संचालित करेंगे। तो ये आपके सेक्शन 16 की चर्चा हमने की। इसी क्रम में अब हम देखते हैं कि वे व्यक्ति जिन्हें राज्य नामावली में अधिवक्ता के रूप में प्रविष्ट किया जा सकेगा, यानी कि एक अधिवक्ता के लिए क्या योग्यताएं हैं। तो एडवोकेट एक्ट 1961 सेक्शन 24 उनका वर्णन करता है कि किनका नाम दर्ज किया जा सकेगा या क्या योग्यताएं होगी। तो धारा 24 की उपधारा 1 के अनुसार क्या उपबंध किए गए हैं। सबसे पहली बात, वह भारत का नागरिक हो, यानी कि कोई एडवोकेट बनना चाहता है तो पहली शर्त क्या लग गई है कि वो भारत का नागरिक हो। लेकिन अन्य देश का नागरिक भी नामावली में अपना नाम दर्ज करवा सकेगा, बस शर्त है कि उस देश में भारतीय व्यक्ति को भी वहां पर विधि व्यवसाय करने की अनुमति प्रदान की गई हो। समझिए क्या कहना चाह रहा है कि किसका नाम दर्ज हो सकेगा, जो भारत का नागरिक है। सपोज कीजिए जो भारत का नागरिक नहीं है और वह अपना नाम एडवोकेट एनरोलमेंट लिस्ट में दर्ज करवाना चाहता है, तो क्या शर्त लग गई कि अगर आप हमारे देश के नागरिक को, उदाहरण के साथ समझिए कि जैसे हम बात कर रहे हैं कि फ्रांस का कोई व्यक्ति है जो भारत में एनरोल होना चाहता है, तो क्या कहा जा रहा है कि हम तभी उसे एनरोल्ड अपने यहाँ पर करेंगे जब फ्रांस भी हमारे नागरिक को, यानी कि ताली दोनों हाथों से यहाँ पर बजेगी। अगर वह दर्ज करता है तो हम भी क्या करेंगे, वहाँ के नागरिक का नाम आवश्यक योग्यताएं पूरी करने के बाद उसका नाम यहाँ पर दर्ज कर सकेंगे। दूसरी, उसने 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो। बात नंबर 3, उसने भारत राज्य क्षेत्र के किसी ऐसे विश्वविद्यालय से जिसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने मान्यता दे रखी हो, विधि की उपाधि प्राप्त कर ली हो। बड़ी इंपॉर्टेंट शर्त क्या रख रही है कि भारत राज्य क्षेत्र यानी कि पूरे भारत में किसी भी यूनिवर्सिटी से वह लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए, लेकिन शर्त क्या है, उसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हो। अब अगर कोई व्यक्ति अन्य देश से लॉ ग्रेजुएट होकर आया है तो वह भी अपनी यहाँ पर नामावली में नाम दर्ज करवा सकेगा, लेकिन शर्त फिर भी यहीं पर ये लागू हो रही है कि उस यूनिवर्सिटी को भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने मान्यता दे रखी हो। यानी कि अगर वो कहीं और से विधि की उपाधि धारण करके आया है तो भी वह नाम दर्ज करा सकेगा, चाहे वो भारत में लॉ ग्रेजुएट हुआ हो या बाहर हो। शर्त क्या लागू हो रही है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ऐसे विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी को मान्यता दे रखी हो, तभी वह दर्ज हो सकेगा। शर्त नंबर 3 कि वह उन शर्तों को पूरा करता हो जो समय समय पर राज्य विधिक परिषद के द्वारा बनाए गए हों और उसने निर्धारित नामांकन फीस जमा करा दी हो। वह व्यक्ति क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 24 एक अधिवक्ता की योग्यताओं को प्राप्त करता है, यानी कि भारत का नागरिक हो, 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर लिया हो, लॉ ग्रेजुएट हो, लॉ ग्रेजुएट ऐसी यूनिवर्सिटी से हो जिसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने मान्यता दे रखी हो, वह ऐसी अन्य शर्तों को पूरा करता हो जो इस अध्याय के अधीन बार काउंसिल ऑफ इंडिया या स्टेट बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई गई हो और उसने निर्धारित फीस जमा करा दी है, वह व्यक्ति क्या हो सकेगा, अधिवक्ता के रूप में अपनी योग्यताएं पूरी करेगा। इस संदर्भ में एक इंपॉर्टेंट केस की हम बात करें, हंसराज वर्सेस बार काउंसिल ऑफ इंडिया एंड गोवा।
इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया का वह नियम कि जो व्यक्ति अन्य व्यवसाय कर रहा है वह विधि व्यवसाय नहीं कर सकता, मनमाना नहीं है और वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 का उल्लंघन नहीं कर रहा है। हंसराज वर्सेस बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा क्या कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया का वह नियम कि अगर कोई व्यक्ति अन्य व्यवसाय कर रहा है तो वह विधि व्यवसाय नहीं कर सकता, ये नियम मनमाना नहीं है और वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 और 21 का उल्लंघन नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निसंदेह आर्टिकल 21 के अंतर्गत जीविका का अधिकार शामिल है, परंतु जो व्यक्ति अन्य विधि व्यवसाय के साथ अन्य व्यवसाय जिसमें भी चिकित्सा संबंधी व्यवसाय कर रहा है तो उसे अधिवक्ता के रूप में नामांकित नहीं किया जा सकता और ऐसे नामांकन से इनकार किया जाना उसके जीविका के अधिकार से इनकार करना माना नहीं जाएगा। तो ये नियम आर्टिकल 14, 19 और 21 के विपरीत नहीं है। इसी प्रकार इंडियन काउंसिल ऑफ लीगल एड एंड एडवाइस बनाम बार काउंसिल ऑफ इंडिया में न्यायालय ने निर्णय दिया कि भारतीय विधिक परिषद यानी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया का वह नियम कि जो 45 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति हैं वे अधिवक्ता के रूप में नामांकित नहीं हो सकेंगे, वह मनमाना है, इसलिए शून्य करार दिया गया। क्या नियम ले आए थे? बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने रूल आया कि जो व्यक्ति 45 वर्ष से अधिक का है वह अपने आप को अधिवक्ता के रूप में नामांकित नहीं कर सकता। तो यहाँ पर कोर्ट ने इस नियम को खारिज करते हुए कहा कि ये नियम मनमाना है और वह क्या होगा, एनरोल्ड होने के लायक होगा। इसी प्रकार बार काउंसिल ऑफ इंडिया वर्सेस अपर्णा बसु मलिक 1994 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि जहां किसी आवेदक यानी कि आपने किसी स्टेट बार काउंसिल में एनरोलमेंट के लिए आवेदन किया है और उस आवेदक की उपस्थिति किसी विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त महाविद्यालय की विधि कक्षाओं, व्याख्यानों, मूट कोर्ट में अगर कम रही है तो उसे अधिवक्ता के रूप में नामांकित नहीं किया जा सकता। आप लोगों को भी पता रहना चाहिए कि जब आप यहाँ से LLB 3rd ईयर करके चले जाएंगे तो आपको एनरोलमेंट कराने के लिए आपको मार्कशीट की जरूरत होगी, अटेंडेंस सर्टिफिकेट कॉलेज देगा और करेक्टर सर्टिफिकेट देगा। अटेंडेंस सर्टिफिकेट इस बात का होगा कि आपने 75% क्लासेज अटेंड की है और आपने मिनिमम 2 मूट कोर्टों में भाग लिया है। तो कहता है कि जहां किसी आवेदक ने विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में विधि कक्षाओं में जिसकी अटेंडेंस कम रही है या उसने मूट कोर्ट में भाग नहीं लिया है और उसका अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाता है तो ये नियम बिल्कुल सही माना जाएगा। नामांकन के लिए अयोग्यता यानी कि कौन व्यक्ति डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो सेक्शन 21 क्लोज ए क्या कह रहा है कि ऐसा व्यक्ति जो नैतिक अधर्मता से संबंधित अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया गया है या जो अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट के तहत सिद्ध दोष ठहराया गया है वह क्या हो जाएगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, उसको नामांकित नहीं किया जाएगा। लेकिन नामांकन के लिए यथा उपरोक्त धीरता से निर्मुक्त होने के 2 वर्ष की अवधि समाप्ति के पास वो प्रभावी नहीं रहेगी, यानी कि ऐसी सजा के 2 वर्ष बाद वह वापस क्या हो सकेगा, अपने आप को एनरोल कराने के लिए आ सकेगा। तो आज हमने ये कुछ नामांकन से संबंधित मुख्य बातों की चर्चा की, आगे फिर हम इसी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।